हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम यूपी पीसीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे कल हमने फिनिश किया है आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ अपने स्क्रीन पर अपना पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को अपने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा वर्ष 2024 में समुद्र में वीरता के लिए दिए जाने वाले भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन अविनाश रावत। अगला क्वेश्चन है, विश्व के वनों की स्थिति 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र की स्थिति है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है उषा ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उषा ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72वां, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूकी भांबरी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस तारीख से लागू होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 से लेकर 2029 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे युद्ध अभ्यास लिखा हुआ है और वर्ष में कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है, किस देश के साथ, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैत्री जो है हमारा थाईलैंड के साथ है। फिर हमारा नोमैडिक एलिफेंट जो है वो हमारा भारत के साथ है। फिर उसके बाद है खान क्वेस्ट जो है हमारा वो हमारा है मंगोलिया के साथ। फिर हमारा पिच ब्लैक जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है पीयूष पांडे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसे तत्काल सीमा पार भुगतान सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा की गई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, बोथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा जो रैमसेस है, रैमसेस मिशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो रैमसेस योजना है या रैमसेस मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड एक योजना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य आसान व्यवसाय संचालन की सुविधा के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र बनाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। मतलब ऑप्शन ए, मैंने बताया ना आपको कि करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये पहला राज्य बनाने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि इस विधेयक के साथ ही क्या है, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के बाद इस तरह का कानून बनाने वाला भारत का चौथा राज्य बनेगा ये, ना कि पहला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, यानी ऑप्शन नंबर डी बोथ। फिर है अगला क्वेश्चन, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पार्डो अल्ला कैरियरा एस्कोना लोकार्नो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। फिर है हमारा 37 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायोप्लास्टिक पार्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को चुना गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी को चुना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का जो गठन है वो कब हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है 6 जुलाई 2021 को। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक की एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति के दौरान असम में अहोम राजवंश के मोइदम को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2024 में भारत का जो स्थान है वो हमारा है 80, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का 24वां सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? 24वां सत्र, तो ये ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल, बेसिकली ये गलत दिया है, चैलेंज नहीं है ये चैलेंज है, आप लोग ठीक से पढ़िएगा और सुविधा के लिए एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिका मीर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अतिका मीर जो है वो कश्मीर की निवासी है, याद रखिएगा, और ये 9 वर्षीय है, ठीक है, और ये मीर रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला बन गई है, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, पोलारिस डॉन मिशन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन का, तो सबसे पहले तो पोलारिस डॉन मिशन का जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्वनागरिक मिशन बनना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, शाहतूश ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो शाहतूश ऊन जो है वो हमारा तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती है। फिर हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। फिर है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रूस, ठीक है, रशिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिसा डी आंद्रा मेड्राजो को, ठीक है, अभी हाल ही में एफएटीएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा को। फिर है हमारा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल में। इस तरह का क्वेश्चन पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला ब्लास्ट वर्चुअली किया है। यह सुरंग किसे कहाँ तक जोड़ने वाली है? ठीक है, तो ये मनाली से लेह तक को जोड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नोबल शांति पुरस्कार विजेता कार्यकर्ता रिगोबार्टा मेंचू तुमको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, वह निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ग्वाटेमाला से, वो है ग्वाटेमाला से, ऑप्शन नंबर सी।
करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यह पुरस्कार बेसिकली उन्हें नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर प्रदान किया गया है, ठीक है। बेसिकली गांधी मंडेला फाउंडेशन पुरस्कार के अनुसार यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो शांति, सद्भावना या सामुदायिक सेवा इन सब से रिलेटेड होते हैं और इन सब को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि दलाई लामा को यह अवार्ड जो है वो 2019 में प्रदान किया गया था, ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा इसे। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोटोन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इकोटोन जो है वो हमारा इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इकोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, इकोटोन होता क्या है ना। इकोटोन जो होता है दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक संक्रमण का क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो मैंग्रोव वन जो है वो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का प्रतिनिधित्व करता है ना। मतलब कि वह एक तरह से बोला जाए तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी है। वहाँ पेड़ भी उगते हैं और वहाँ पे दलदल, कीचड़ और ये सब भी रहता है, तो वो इकोटोन का उदाहरण है, ठीक है। फिर हमारा अगला स्टेटमेंट है कि एक सुविकसित इकोटोन में निकटवर्ती समुदायों से भिन्न कुछ जीव शामिल होते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन है जिसमें एक स्टेटमेंट है और दूसरा कारण। तो चलिए आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले तो जीव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल से मिलकर बना एक अत्यधिक एकीकृत एवं परस्पर क्रियाशील क्षेत्र है, करेक्ट है। जीवमंडल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के चरम बिंदु पर अनुपस्थित होता है, ठीक है। हाँ, चरम बिंदु, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे हमारा ये ध्रुव है और नॉर्थ में, और ये हमारा ध्रुव है साउथ में। तो ये जो पोल के पास है यहाँ पे क्या होगा, हमारा जीवमंडल अनुपस्थित होगा। यहाँ बहुत ठंडी है, ठीक है, तो यहाँ कोई जीव नहीं रहेंगे पोल्स पे। तो इसी तरह से बोल रहा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों करेक्ट है, लेकिन जो ए है वो बी की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो उसका रीज़न जो है वो हमारा अभिकथन की क्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। अब हमारा जैव आवर्धन से संबंधित एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले, जैव आवर्धन से तात्पर्य प्रदूषकों की एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर जाने पर संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति से है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक को अल्पकालिक, गतिशील, वसा में घुलनशील, जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन हमारा ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक को क्या होना चाहिए, दीर्घकालिक होना चाहिए, ना कि अल्पकालिक। तो ये हमारा दीर्घकालिक होगा। क्या होगा, दीर्घकालिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सही है, ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आइए स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें बोल रहा है सही नहीं है ना। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्वच्छ जल निकायों में लवण की मात्रा बहुत कम होती है, हमेशा जो होता है 5 ppt से कम होती है। हमेशा 5 ppt से कम होगी ऐसा तो आवश्यक नहीं है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमेशा देख के हम क्या करेंगे, इसे हम रॉन्ग कर देंगे कि अरे मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए की, क्योंकि सही नहीं लग रहा है। और जो ये बी है और सी है ये हमको सही लग रहा है, क्योंकि इसमें जनरली इक्वल दिया है या उससे अधिक दिया है, सपोज दैट, है ना। लेकिन बात ये है कि ऐसा फंसाने के लिए ये क्वेश्चन है डेटाबेस कि आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, क्योंकि बी भी गलत है और सी भी गलत है। क्यों गलत हो गया, तो सबसे पहले ये जो है हमारा समुद्री जल निकाय में लवण की मात्रा होगी वो हमारा 35 ppt से ज़्यादा होगी, ठीक है। और खारे जल में होगा 5 से 35 ppt के बीच होगा,
ठीक है, मतलब ये बेसिकली डेटा को एक्सचेंज यहाँ पे कर दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है परिवेश पोर्टल का सटीक वर्णन करता है? तो परिवेश पोर्टल का सटीक वर्णन कौन सा करता है? तो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि यह ऑनलाइन कर भुगतान के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और बी में दिया है कि यह पर्यावरण मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए एकल खिड़की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति विवादों का प्रबंधन करने के लिए एक पोर्टल है, और ऑप्शन नंबर डी है यह आपदा राहत कार्यों के समन्वय के लिए एक नेटवर्क है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि यह पर्यावरण मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए एकल खिड़की प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसके सबसे बड़े आयातकों में से, ये बहुत बार हमने पढ़ा है, ये सही है, PYQ में भी है। इंडोनेशिया मलेशिया विश्व में मुख्य वैश्विक पाम तेल उत्पादक है, सही है। केरल भारत में अग्रणी पाम तेल उत्पादक, ये हमारा गलत है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।